Hello everyone. So welcome you once again in the Udgam series, right? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए केमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स. इफ यू कैन रिमेंबर, जो मेरा लास्ट बैक टू बैक सेशन था, दैट वाज ऑन डीएनए स्ट्रक्चर्स एज वेल एज डीएनए सरफेस टोपोलॉजी, राइट? तो आज हम लोग बात करेंगे डीएनए केमिस्ट्री एज वेल एज डीएनए काइनेटिक्स. यस, so let us go ahead. This was the previous session, right? तो आज का जो सेशन होगा विल बी डीलिंग विद डीएनए केमिस्ट्री, विल बी डीलिंग विद डीएनए काइनेटिक्स, प्लस कुछ क्वेश्चन भी हम लोग एनालिसिस करें, क्वेश्चन एनालिसिस, राइट? So I'm sure you all are ready to begin a session on DNA chemistry and kinetics, right? Okay, let us go ahead. Hello everyone. आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डीएनए केमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन ऑन डीएनए केमिस्ट्री एंड डीएनए काइनेटिक्स. शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. जैसे मैंने बताया, डीएनए केमिस्ट्री एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इन एडिशन टू दैट वी विल आल्सो टॉक अबाउट डीएनए काइनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. देन क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. डीएनए केमिस्ट्री में सारी चीज आ जाते हैं. एंड फाइनली क्वेश्चन एनालिसिस भी करेंगे हम लोग, ठीक है. तो चलिए आज का शुरू करते हैं सेशन ऑन डीएनए केमिस्ट्री. डीएनए केमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स, ये होगा मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. ओके, केमिस्ट्री में हम लोग जनरली बात करेंगे डीएनए का जो प्रॉपर्टी है. एक प्रॉपर्टी ऐसे है कि डीएनए का डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन वाला प्रॉपर्टी, राइट? सब लोग जानते हैं कि यहाँ डीएनए को थोड़ा टेम्परेचर देके आप उसको थोड़ा हीट करो तो डीएनए डीनेचुरल हो जाएगा, राइट? तो जनरली होता क्या है डीएनए में, डीनेचुरेशन में होता क्या है, एक बार देख लेते हैं. चलो देखो, जनरली क्या होता है, अगर मैंने ऐसे डीएनए का डबल स्टैंड में लिख रहा हूँ, ठीक है. अगर यहाँ पे डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, नहीं यहाँ पे मैंने इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं विथ न्यूक्लियोटाइड लिखूंगा, तब आपको पता चलेगा अच्छे से बात, राइट? मान लीजिए कि ऐसे ए टी टी जी ए सी एन टी ए सी टी जी, राइट? अच्छा, यहाँ पे एक बार देख लो क्या क्या लिंकेज है, क्या क्या लिंकेज है. एक तो है ग्रीन वाला लिंकेज, दूसरा और एक लिंकेज आएगा येलो वाला. अब मैं बता रहा हूँ ये है क्या. देखो, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए. ये जो येलो वाला है, ये जो येलो वाला है, राइट, दीज आर व्हाट, ये क्या है, येलो वाला क्या है? येलो वाला है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट? दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, H बॉन्ड. और जो ग्रीन वाला है, ये क्या है? ये ग्रीन वाला क्या है? ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट? ये हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अब सोचो, जब डीएनए को हम लोग डीनेचर करते हैं, कौन सा बॉन्ड टूटता है? डीएनए को जब हम लोग डीनेचर करते हैं, फॉर एन एग्जांपल, डीएनए को डीनेचर करने के लिए बहुत सारे चीजें अवेलेबल है. ऐसे नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर देके उसको डीनेचर कर सकते हो आप. उसका जो पीएच है, पीएच चेंज करके भी कर सकते हो, या तो कुछ डीनेचुरेटिंग एजेंट है, जैसे मान लीजिए कि यूरिया हुआ, ठीक है. ऐसे और भी कुछ एजेंट है जिसको देके आप डीएनए को डीनेचर कर सकते हो. तो आप जब डीएनए को डीनेचर करना शुरू करोगे तो कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा? ऑफकोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड पहले टूटेगा, राइट? अच्छा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है दैट विल बिकम सिंगल स्टैंड, राइट? ये जो डबल स्टैंड था, ये डीनेचर हो जाने के बाद ऐसे सिंगल स्टैंड हो जाएगा, राइट? बट एक चीज देखो, ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये इंटैक्ट रहेगा, ये इधर भी इंटैक्ट रहेगा, उधर भी इंटैक्ट रहेगा. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इधर भी इंटैक्ट रहेगा, उधर भी इंटैक्ट रहेगा. अब मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. अब सब लोग पढ़े होंगे कि डीएनए को जब डीनेचर करते हैं तो डीएनए डीनेचर हो जाता है, मतलब डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड हो जाता है. फिर उसको रीनेचर करो तो सिंगल स्टैंड से फिर डबल स्टैंड हो जाता है, राइट? ऐसे पढ़े हो. मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसका कुछ लिमिट है कि नहीं? मतलब आप डीएनए को जब डीनेचर कर रहे हो
क्या सारे डीनेचर्ड डीएनए रीनेचर्ड हो सकता है? यस और नो? माय क्वेश्चन इज, कैन ऑल द डीनेचर्ड डीएनए बिकम रीनेचर्ड? यस और नो? जो डीएनए को आप डीनेचर कर दिया, मतलब डबल स्टैंड से आप सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया, क्या सारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फिर डबल स्टैंड बन सकता है कि नहीं? यस और नो? आंसर विल बी नो। आंसर विल बी नो। अब मैं यहां पे बता रहा हूं कौन सा डीनेचर डीएनए रीनेचुरेशन हो सकता है एंड कौन सा डीनेचर डीएनए रीनेचुरेशन नहीं हो सकता है, वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये जो डीनेचर हुआ, मतलब डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड हुआ, ये डीएनए रीनेचर्ड हो सकता है। ये जो डीनेचर्ड हुआ सिंगल स्टैंड में हो गया, दिस डीएनए कैन बी रीनेचर्ड। बट देखो, मान लीजिए यहाँ पे आप टेम्परेचर देके इसको, हीट देके इसको डीनेचर किया, यहाँ पे आप टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज कर दो, देन आपको पता है क्या होगा? ये जो सिंगल स्टैंडर्ड था ना यहाँ पे, ये सिंगल स्टैंड ऐसे हो जाएगा, मतलब सारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गए। जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट जाएगा, देन यू कैनॉट रीनेचर, दिस थिंग कैनॉट बी रीनेचर्ड। यू गॉट माय पॉइंट? देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देन आपको पता चल गया। अब सब लोग जानते हैं कि वाटर का 3 स्टेट होता है, राइट? आइस, वाटर एंड वेपर। अगर तीनों चीज देखोगे, आइस, वाटर एंड वेपर, how will you get three different states from water? How? What is the basis of getting 3 different states? Simply by breaking or making of hydrogen bonds. You make more hydrogen bond, water will become ice. You break hydrogen bond, ice will become water. You break even their interactions, it will become vapor. You got my point? So एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, वाटर का जो 3 डिफरेंट स्टेट है, यहां पे आप तीनों स्टेट से प्ले कर सकते हो। हाउ? सिंपली बाय ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नाउ द थिंग इज, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? बिकॉज टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स और टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यू डोंट रिक्वायर एनी एंजाइम। यू अंडरस्टूड? आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर, आपको सिर्फ टेम्परेचर ही चाहिए, एंजाइम का जरूरत नहीं है। सेम थिंग, वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर ही चाहिए, मतलब टेम्परेचर विथड्रॉ कर लो, मतलब कोल्ड एनवायरमेंट चाहिए, राइट? तो यहां पे जो कन्वर्सन में बोल रहा हूं, यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करो और मेक करो विथ टेम्परेचर। आइदर यू गिव मोर टेम्परेचर और यू गिव कूल टेम्परेचर, कोल्ड एनवायरमेंट। तो ऑन दैट बेसिस यू कैन प्ले विथ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, राइट? क्यों? हाउ कैन यू प्ले? बिकॉज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम। तो अब आ जाओ यहां पे, डीएनए का केस में भी सेम है। अब डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो यूजिंग मोर टेम्परेचर, फाइन, देन यू टेक द टेम्परेचर आउट, you give a cold environment, all the hydrogen bonds will be again rejoined, means it will be reformed, right? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड मेक हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम का कुछ रोल है ही नहीं, इसीलिए आप आराम से डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड ले सकते हो, ला सकते हो, एंड सिंगल स्टैंड से फिर डबल स्टैंड में भी ला सकते हो। You got my point? So this conversion does not require any enzymatic intervention. यहाँ पे एंजाइम का कुछ रोल है ही नहीं, इसीलिए आप आराम से डबल स्टैंड टू सिंगल स्टैंड, सिंगल स्टैंड टू डबल स्टैंड अपना मर्जी से कर सकते हो, सिंपली बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। गॉट इट? बट जब ज्यादा टेम्परेचर देके आप इसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट दिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कहां पे होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? बाय डीएनए पॉलीमरेज एक्शन। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड to make your DNA polymer, matlab phosphodiester bond. So to make phosphodiester bond, you need DNA polymerase action, and once it is gone, you need DNA polymerase action back again. You got my point? So you cannot get back DNA polymerase action by simply changing temperature. Are you getting my point? You are simply playing with the temperatures. So you are simply playing with the temperature means you can play with hydrogen bonds, you can make or break, but you cannot play with enzymatic reaction by changing hydrogen, by changing temperature. So अब मैं बता रहा हूं, जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दोगे, जहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट जाएगा, you cannot renature that DNA. Understood? So अब पूरा जो डिस्कशन हुआ उसका कंक्लूजन ये निकला, डीएनए को अगर डीएनए को रिनेचुरेशन होना है,
प्लीज लिसन टू मी, अगर डीएनए को रीनेचुरेशन होना है देन ऑल द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड शुड रिमेन इंटैक्ट। अगर किसी डीएनए का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया, दैट डीएनए कैन नेवर बी रीनेच्योर्ड। हैव यू अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? सो अगर डीएनए को रीनेच्योर्ड होना है, ऑल द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड शुड रिमेन इंटैक्ट। गॉट इट? इज इट क्लियर? फाइन। अच्छा, अब आ जाओ, डीएनए को जब हम लोग डीनेचर करते हैं तो यहां पे मैंने दो स्टेट दिखाया, एक तो है डबल स्ट्रैंड टू सिंगल स्ट्रैंड, दूसरा है सिंगल स्ट्रैंड टू ये जो इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट दे रहे हो मतलब क्या होगा? इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड होगा, राइट? अच्छा, यहां पे देखो एक चीज मैं बताऊंगा, यहां पे क्या होता है, डीएनए का जो यूवी एब्जॉर्प्शन जो एबिलिटी है, जो यूवी लाइट को जो एब्जॉर्ब करता है 260 नैनोमीटर में, राइट? वहां पे क्या होता है, जब डबल स्ट्रैंड होता है वहां पे जितने अमाउंट ऑफ लाइट वो एब्जॉर्ब करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड में उसका कई गुना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। अब मैं यहां पे आ रहा हूं क्यों। देखो, डीएनए का कौन सा पार्ट यूवी एब्जॉर्ब करते हैं, पहले ये चीज देखो, डीएनए का कौन सा पार्ट है जो कि यूवी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए इज अ पॉलीमर, राइट? डीएनए इज अ पॉलीमर। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ डीएनए? न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है? न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें, नाइट्रोजन बेस, योर आई मीन डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट, राइट? आप एक एक पार्ट ले लो। फॉस्फेट ग्रुप जो है दैट कैन नॉट एब्जॉर्ब यूवी लाइट, सो फॉस्फेट ग्रुप का कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं। शुगर जो है, शुगर ऑल्सो कैन नॉट एब्जॉर्ब यूवी लाइट, तो शुगर का भी कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो कौन सा पार्ट है जो कि यूवी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? वो होगा आपका नाइट्रोजन बेस, ठीक है? नाइट्रोजन बेस में दो टाइप हो, एक तो होगा ऐसे और दूसरा होगा ऐसे, ठीक है? एक होगा 2 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, एक होगा सिंगल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब ये होगा प्यूरिन के लिए और एक होगा pyrimidine के लिए, राइट? तो ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनाइल रिंग है, दे कैन एब्जॉर्ब यूवी लाइट। यू गॉट माय पॉइंट? दे कैन एब्जॉर्ब यूवी लाइट। अंडरस्टूड? ओके। सो जब हम लोग डीएनए का एब्जॉर्बेंस का बात करते हैं, यूवी एब्जॉर्प्शन का बात करते हैं, तो डीएनए का कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रोजन बेस, राइट? अब देखो यहां पे क्या होता है, जब हम लोग डबल स्ट्रैंड फॉर्म में सोचते हैं, यहां पे मान लीजिए एटी जीसी, जब डबल स्ट्रैंड फॉर्म में सोचते हैं तब क्या होता है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करते हैं, राइट? जब कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाता है देन एक मान लीजिए इसका जो यूवी एब्जॉर्प्शन का जो एबिलिटी है एंड इसका जो एबिलिटी है, दोनों का अलग अलग जो एबिलिटी है, जब ये लोग कॉम्प्लीमेंट फॉर्म कर जाएगा तब पूरा एबिलिटी एक साथ नहीं आ पाएगा। somehow some of that ability will be compromised, some ability will be lost. Understood? जब यहां पे आप उसको ब्रेक करा दो तो ए फ्री हो जाएगा, इधर टी फ्री हो जाएगा, देन पूरा फुल फ्रीडम मिल जाएगा एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन जो एबिलिटी होगा, मतलब when it will be free the absorption ability will be more। जब कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में रहेगा तब somehow इसका जो एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब यूवी लाइट, दैट एबिलिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, मींस एबिलिटी विल बी लॉस्ट। अंडरस्टूड? इसीलिए जब डबल स्ट्रैंड फॉर्म में रहता है तब इसका यूवी एब्जॉर्प्शन का जो एबिलिटी है थोड़ा कम होता है, और जब वो डिनेचर हो जाता है ये पूरा फ्रीडम मिल जाता है, पूरा सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड हो गया, राइट? सो हर एक सिंगल स्ट्रैंड को फुल फ्रीडम मिल गया, अब जितना यूवी एब्जॉर्ब कर सकते हो कर लो। इसीलिए सिंगल स्ट्रैंड में इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू डबल स्ट्रैंड। अंडरस्टूड? ओके। अब देखो ये जो मैं बोल रहा हूं कि सिंगल स्ट्रैंड में ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? 40% ज्यादा होगा। प्लीज रिमेंबर 40% ज्यादा होगा, ठीक है? अब देखो ये जो यहां पे सिंगल स्ट्रैंड हो गया, यहां पे फिर आप टेम्परेचर और ज्यादा कर रहे हो और उसको डिनेचर कर रहे हो, मतलब उसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को आप तोड़ रहे हो। यहां पे जो आएगा सिंगल स्ट्रैंडेड जो न्यूक्लियोटाइड हो गया, इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा? इसका एब्जॉर्प्शन और भी ज्यादा होगा, ये 60% इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड? यहां पे 60% इंक्रीज होगा। गॉट माय पॉइंट? अब मैं बता रहा हूं कौन सा बेसिस पे 40% इंक्रीज हो रहा है, कौन सा बेसिस पे 60% इंक्रीज हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एन एग्जांपल, ये जो डबल स्टैंडर्ड है यहां पे इसका ओडी है 1, ठीक है? मान लीजिए कि डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है इसका ओडी है 1 यूनिट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसको अब डिनेचर कर दिया, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। ये जो सिंगल स्टैंडर्ड हुआ यहां पे इसका ओडी होगा ऑलमोस्ट 1.4, एक्चुअल वैल्यू है
1.37, एक्चुअल वैल्यू 1.37। तो जिसका ओडी 1 था डबल स्टैंड में, सिंगल स्टैंड में आ गया 1.37 मतलब 1.4। सो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 40% इंक्रीज हुआ। अंडरस्टूड? इसको आप और इंक्रीज करो, टेम्परेचर और इंक्रीज करो, मतलब और डिनेचर कर दो। तो जब और डिनेचर कर दोगे तो इसका जो एबिलिटी होगा यूवी एब्जॉर्प्शन का, दैट विल बी इवन मोर। कितना होगा? 60%। मतलब एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा? ओडी वैल्यू विल बी 1.6। देखो ओडी जिसका 1 था डबल स्टैंड में, इतना डिनेचर कर दिया कि इसका ओडी अभी आ गया 1.6। मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 60%। अंडरस्टूड? इसलिए बोल रहा था कि ओडी जब डबल स्टैंड में होता है, वहां से जब सिंगल स्टैंड में आएगा थ्रू डिनेचुरेशन, इट विल इंक्रीज बाय 40%। एंड अगर उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को आप तोड़ सकते हो यूजिंग मोर टेम्परेचर, सो दैट विल इंक्रीज बाय 60%। ठीक है, यहां पे मैंने लिख के रखा, देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए एब्जॉर्ब्स, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 1 यूनिट एट 260 नैनोमीटर, फॉर एन एग्जांपल। ये अगर 1 यूनिट एब्जॉर्ब करते हैं, तब सिंगल स्टैंड का केस में दिस विल एब्जॉर्ब 1.37 यूनिट। एंड फ्री बेस मतलब ये जो फ्री इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड, दिस कैन एब्जॉर्ब 1.6 यूनिट एट 260 नैनोमीटर। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? ठीक है। सो 1 ओडी 1 था, यहां पे ओडी आएगा 1.37 टू 1.4, यहां पे आएगा 1.6। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहां पे आ जाओ। ये जो पिक्चर है, ये जो इमेज है, दैट इज फैमिलियर टू एवरीवन। ये बहुत नोन पिक्चर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार देख लो, जो मैंने यहाँ पे बताया था सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे आप टेम्परेचर से डील कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, राइट? तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ये क्या होगा? डबल स्टैंड टू सिंगल स्टैंड होगा। यहाँ पे डबल स्टैंड था, यहाँ पे सिंगल स्टैंड हो गया। टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हो तो डबल स्टैंड टू सिंगल स्टैंड हो रहा है, राइट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट है जहां पे 50% डीनेचर हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर है जहां पे 50% डीनेचर हो जाएगा, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग टेम्परेचर। तो मेल्टिंग टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या होगा? मेल्टिंग टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर at which 50% of the DNA will become denatured. So melting temperature मतलब mid point of the melting curve, मतलब 50% of the double strand DNA will be denatured. ठीक है? अब देखो इसका ये जो OD वैल्यू है, ये जो OD वैल्यू देखो, जब ये डबल स्टैंड में था इसका OD कम है, जब सिंगल स्टैंडर्ड में आ रहे हैं इसका OD ज्यादा हो रहा है, राइट? ये है OD ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ये है OD ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA। अंडरस्टूड? सो जब डबल स्टैंडर्ड हो रहे हैं तो यहाँ पे कम हो रहा है ओडी, जब सिंगल स्टैंडर्ड हो रहे हैं तो इसका ओडी ज्यादा हो रहा है। यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने और ट्विस्ट कर रहा हूं। यहाँ पे हम लोग डीएनए का एब्जॉर्प्शन का बात कर रहे हैं। डीएनए विल एब्जॉर्ब यूवी लाइट एट 260 नैनोमीटर। इफ आई आस्क यू, कैन यू टेल मी वेयर विल एटीपी एब्जॉर्ब यूवी लाइट? कैन एटीपी एब्जॉर्ब यूवी लाइट, यस और नो? एटीपी यूवी एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली कर सकते हैं। अरे आपका डीएनए में जो है और एटीपी में जो है सेम है, वहां पे भी जो नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे भी जो नाइट्रोजन बेस है सेम है, राइट? डीएनए में भी ये है एटीजीसी, एटीपी में भी ये है सेम। तो अगर यहाँ पे 260 में, अगर यहाँ पे 260 में यूवी ऑब्जर्व कर रहे हैं डीएनए में, ATP should also absorb ATP should also absorb UV at same 260 नैनोमीटर। अंडरस्टूड? ऐसा मत बोलो कि सर मैं तो कभी पढ़ा नहीं, एटीपी यूवी एब्जॉर्ब कर सकते कि नहीं, राइट? पूरा एब्जॉर्प्शन किसका ऊपर चल रहा है? नाइट्रोजन बेस। तो यहाँ पे भी तो है ना सेम नाइट्रोजन बेस, एटीपी जीटीपी कुछ भी हो सेम, दे कैन आल्सो एब्जॉर्ब एट 260। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आप देखो, अब हम लोग जो डीनेचुरेशन की बात कर रहे थे, डीनेचुरेशन के बाद जो जब रीनेचुरेशन होता है, यहाँ पे एक्चुअली दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। ठीक है, आप मान लीजिए कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए ले लो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ले लो आप, यहाँ पे आप हीट दे दो तो ताकि ये डीनेचुर हो जाएगा, राइट? डीनेचुरेशन हो जाने के बाद इसको आप रीनेचुरेशन में लाना है, राइट? देखो इसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इंटैक्ट है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब तक इंटैक्ट रहेगा तब तक डीएनए रीनेचुरेशन हो पाएगा, राइट? ओके, देखो जब रीनेचुरेशन शुरू होता है, शुरू का टाइम पे इसको थोड़ा टाइम लगेगा, शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जो प्रोसेस है द इनिशियल प्रोसेस विल बी अ बिट स्लो।
और जैसे कुछ स्टैंड कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, बाकी जो प्रोसेस होगा दैट विल बी फास्ट। अंडरस्टूड? ये जो रिनेचुरेशन प्रोसेस है जनरली दो पार्ट है इसका, इनिशियल पार्ट एंड द नेक्स्ट टू द इनिशियल पार्ट। इनिशियल पार्ट मतलब इट हैज टू फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, मतलब कहीं से भी तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता है ना, जहाँ पे टी है तो उसको एटी ढूंढना है, जहाँ पे सी जी है उसको जी सी ढूंढना है, राइट? तो दैट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। इसीलिए इसका जो पहला वाला जो पार्ट है रिनेचुरेशन का दैट विल बी अ बिट स्लो, बट जो दूसरा वाला पार्ट है दैट विल बी बिट फास्ट। ठीक है? अच्छा, ये जो फर्स्ट जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एंड जो सेकंड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। अंडरस्टूड? सो प्लीज रिमेंबर, ये जो रिनेचुरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप होगा आपका न्यूक्लिएशन, मतलब जहां पे उसका फाइंडिंग ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंटरिटी, सो दैट विल बी अ बिट स्लो एंड इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जब उसका हो जाएगा देन होगा जिपरिंग, मतलब एक साथ जब हो जाएगा तो बाकी आराम से हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। सो दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड द नेचर विल बी fast, the nature of the reaction will be very fast. Okay, please remember it. अच्छा, जो मैंने बोल रहा था कि वो जो यूवी ऑब्जॉर्व करते हैं, राइट? यहाँ पे दो चीज है, देखो, एक है हाइपर, एक है हाइपो, दोनों सेम है, सेम मतलब कंसेप्ट वाइज सेम है, इसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं है। हाइपर मतलब हाई, हाइपो मतलब लो, राइट? बस इतना ही है, ये सबको पता है। हाइपर मतलब हाई ज्यादा है, हाइपर मतलब कम है। ओके, अब यहाँ पे कम ज्यादा का क्या बात कर रहा हूं मैं? डीएनए का बात कर रहा हूं। देखो, डीएनए मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं डबल स्टैंडर्ड डीएनए टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होगा? इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा, राइट? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। सो यहाँ पे होगा हाइपर, यहाँ पे होगा हाइपो। अंडरस्टूड? दो हो गया। अच्छा, जब एक डबल स्टैंड में रहेगा देन इट विल बिकम हेलिक्स, हेलिक्स। जब सिंगल स्टैंड में हो जाएगा देन इट विल बिकम कॉइल, मतलब रैंडमाइज्ड हो जाएगा। सिंगल स्टैंड मतलब रैंडमाइज्ड हो जाएगा, इट विल बिकम कॉइल, दैट्स इट। और ये जो रिनेचुरेशन है इसको हम लोग एनिलिंग भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग एनिलिंग भी बोल सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, एंड डीनेचुरेशन को हम लोग मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। दीज आर सम टर्म्स। समटाइम्स किसी क्वेश्चन में आपको डीनेचुरेशन दिया जाएगा, किसी क्वेश्चन में आपको मेल्टिंग दिया जाएगा। सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। आपको शायद लग रहा होंगे सर क्या मेल्टिंग एंड डीनेचुरेशन आर टू डिफरेंट थिंग? नो, सेम, एग्जैक्टली सेम। ओके, नो प्रॉब्लम। तो एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि जो जब डीएनए डबल स्टैंड कंडीशन में होगा तब इसका यूवी ऑब्जॉर्प्शन एबिलिटी कम होगा, जब सिंगल स्टैंड में होगा तब इसका ज्यादा होगा। क्यों? वो भी मैंने बताया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटरी की वजह से, राइट? नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो डीएनए डीनेचुरेशन है इसका कुछ चीज है जिसका इफेक्ट देखेंगे डीएनए डीनेचुरेशन के ऊपर, राइट? देखो, पहला क्या है? इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट मतलब हीट आप जितना ज्यादा करोगे हम लोग देखेंगे कि मेल्टिंग टेम्परेचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं बता रहा हूं, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है? मेल्टिंग टेम्परेचर है मिड पॉइंट ऑफ द डीनेचुरेशन, राइट? मिड पॉइंट ऑफ द डीनेचुरेशन। अच्छा, एक बात सोचो, सिंपली सोचो, दो टाइप ऑफ डीएनए है, डीएनए 1, डीएनए 2। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर थोड़ा कम है, राइट? यहां से आपको क्या पता चलेगा? व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कि डीएनए 1 का जो है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर थोड़ा हाई है, डीएनए 2 का मेल्टिंग टेम्परेचर थोड़ा कम है। सिर्फ इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता चल सकता है? क्या पता चल सकता है कि डीएनए 1 का केस में मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है, डीएनए 2 का केस में मेल्टिंग टेम्परेचर कम है? इसका मतलब क्या है? मेल्टिंग टेम्परेचर हाई का मतलब क्या है? ये जो डीएनए है दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है? ये डीएनए 2 जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम है दिस इज लेस स्टेबल। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड मतलब अगर इसको समझने में थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। देखो, किसी मॉलिक्यूल को आपको मेल्ट करना है, ठीक है? सोचो ऐसे, फॉरगेट अबाउट डीएनए, फॉरगेट अबाउट डीएनए। सोचो एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है एक्स को आपको मेल्ट करना है, राइट? आपको टेम्परेचर चाहिए। तो मान लीजिए किसी केस में और एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है वाई। एक्स को मेल्ट करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है एंड वाई को मेल्ट करने के लिए आपको कम टेम्परेचर लग रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि एक्स थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, एक्स थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसको मेल्ट करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। वाई थोड़ा लेस स्टेबल है, इसीलिए इसको आप आराम से मेल्ट कर सकते हो, इसीलिए कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड?
मेल्टिंग के साथ स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है? जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा, जो मॉलिक्यूल जिसका स्टेबिलिटी कम होगा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी कम होगा। सबको पता है ये चीज, राइट? ओके, तो यहां से आपको ये चीज समझना चाहिए कि जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है मतलब उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम है मतलब उसका स्टेबिलिटी भी कम है। अंडरस्टूड? क्योंकि ये कंसेप्ट आपको लगेगा, ऑलमोस्ट हर एक स्लाइड में लगेगा अभी। अब देखो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 3 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लिए हैं। एक है पॉली 80, मतलब सिर्फ 80 लाइक दैट, ऐसे एक ले लिया सीक्वेंस। दूसरा एक ले लिया सिर्फ जीसी ऐसे ले लिया। तीसरा एक ले लिया बस ऐसे कुछ ATTGCAAG समथिंग, बस ऐसे कुछ रैंडम सीक्वेंस ले लिया, राइट? सो यहाँ पे 3 सीक्वेंस लिया, 1 2 एंड 3। एक है जीसी रिच, एक है एटी रिच, एक है अननोन कुछ सीक्वेंस, राइट? अब देखो ये 3 अलग अलग सीक्वेंस लिया। एक है पॉली 80 मतलब 80 रिच, एक है पॉली जीसी मतलब जीसी रिच, एक है कुछ अननोन ऐसे कुछ नॉर्मल। तीनों का जब मेल्टिंग टेम्परेचर देखोगे, आप देखो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है। जो पॉली जीसी वाला है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, ऑब्वियसली होना ही था। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है ही है। अंडरस्टूड? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी इन्वॉल्वड इन बिटवीन जीसी, राइट? यहाँ पे सिर्फ 2 रहेगा फर्स्ट वाला केस में, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो कंपेयर टू 1, 3 में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, 1 में सबसे कम होगा एंड 2 में मीडियम, इसीलिए मेल्टिंग टेम्परेचर भी ऐसे वेरी करेगा। अंडरस्टूड? ओके, अब देखो डीएनए डिनेचुरेशन, इफेक्ट ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन। एक्सीलेंट, सॉल्ट कंसंट्रेशन। अब देखो, अब सॉल्ट कंसंट्रेशन यहां पे हम लोग सोडियम क्लोराइड ले लिया, सॉल्ट कंसंट्रेशन हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। देखो 0.02 मोलर था, 0.1 मोलर लिया, 0.6 मोलर लिया, मतलब यहां पे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है। इस केस में मेल्टिंग टेम्परेचर इतना, इस केस में मेल्टिंग टेम्परेचर इतना, इस केस में मेल्टिंग टेम्परेचर इतना। तो आपको क्या पता चल रहा है? अब जब सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या? अब जितना ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे डीएनए उतना ही स्टेबल होगा, डीएनए स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा, मतलब सॉल्ट विल फेवर द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। दैट्स व्हाई अब जितना ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन डालोगे उतना ही ज्यादा डीएनए स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी उतना ज्यादा हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब आपको लग रहा है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, कि सॉल्ट का कैसे पॉसिबिलिटी है कि आप सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा डाल रहे हो एंड डीएनए विल बिकम मोर स्टेबल, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो डीएनए में हर एक जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वहां पे फॉस्फेट ग्रुप है, राइट? एंड डीएनए इज हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। तो जब फॉस्फेट ग्रुप है, आप सॉल्ट डाल रहे हो, तो सॉल्ट का जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो पार्ट है, जो कैटायनिक पार्ट है, राइट? सो दैट विल डेफिनेटली न्यूट्रलाइज द सॉल्ट, that will neutralize the phosphate part. So since it will neutralize the phosphate part, DNA will be more stable. So DNA stable हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा डाल रहे हो। सो अब जितना ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन डालोगे उतना ही स्टेबल होगा डीएनए। अंडरस्टूड? सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट देखो डीएनए डिनेचुरेशन, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। जब हम लोग सॉल्वेंट का बात करते हैं, जनरली 2 टाइप ऑफ सॉल्वेंट है, एक है हाइड्रोफोबिक, एक है हाइड्रोफिलिक, राइट? देखो अब एक बात बताओ, डीएनए खुद है नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए खुद है नेगेटिवली चार्ज्ड, मतलब डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, डीएनए इज नॉट हाइड्रोफोबिक, राइट? डीएनए अगर मैं उसका चार्ज के बारे में बात करूं, डीएनए का जो चार्जेस है फॉस्फेट ग्रुप है, राइट? सो डीएनए इज हाइड्रोफिलिक। सो मान लीजिए आप यहाँ पे 2 अलग अलग सॉल्वेंट है, 2 अलग अलग सॉल्वेंट है, ये है हाइड्रोफोबिक, ये है हाइड्रोफिलिक, ठीक है? अब यहां पे आप डीएनए डाल दो, आप यहां पे डीएनए डालो, यहां पे भी डालो, यहां पे भी डालो। कौन सा सॉल्वेंट विल फेवर द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए? जो हाइड्रोफिलिक वाला है, क्योंकि डीएनए इटसेल्फ इज हाइड्रोफिलिक। तो जब मैं हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट का बात कर रहा हूं, तो हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट विल फेवर द डीएनए स्टेबिलिटी, राइट? सो यहां पे इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है दैट विल बी मोर, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक जो सॉल्वेंट है दैट विल नॉट फेवर द डीएनए स्टेबिलिटी, राइट? सो सॉल्बिलिटी फेवर भी नहीं करेगा, सो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा।
अंडरस्टूड, समझ में आया कि नहीं? तो देखो जो मैंने बोला, देखो substances that are hydrophobic tend to decrease the TM of the DNA molecule. Substances that are hydrophilic tend to increase the TM of the DNA molecule. That is what I explained here. So अगर DNA को आप हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट में डाल रहे हो, so hydrophilic solvent will favor the DNA stability. So that's why the melting temperature will be more. And जो हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट है, that will not favor the DNA, right? So DNA का जो melting temperature है, that will be less, that will be decreased. Okay? अब देखो DNA denaturation, effect of pH and alkali. Effect of pH and alkali. यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले मैं एसिड का बात कर रहा हूं, देन एल्काली का बात करूंगा, राइट? एसिडिक का केस में क्या होता है, डीएनए में फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज देखो, डीएनए में दो मेजर बॉन्ड है, एक तो होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट? तीसरा और भी एक बॉन्ड है जो कि है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है? एक चीज मैं बता रहा हूं, देखो डीएनए का केस में जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक है कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड, राइट? तो डीएनए में कौन कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है, आपको पता है कौन कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है डीएनए में? एक तो हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दूसरा क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, एंड ये जो नॉन कोवैलेंट है यहाँ पे ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये जो नॉन कोवैलेंट है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं बात कर रहा हूं पीएच चेंजेस का, मैं एसिडिक का बात कर रहा हूं। जब लो पीएच है, देखो आप, जब लो पीएच, दिस कैन ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दिस कैन ऑल्सो मेक द ब्रेकेज ऑफ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहां पे जो मैंने लिखा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दिस कैन बी इजीली ब्रोकन एट एसिडिक कंडीशन। मतलब जब पीएच कम हो जाएगा, जब बहुत कम पीएच हो जाएगा डीएनए में, तब दोनों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दोनों कैन बी ब्रोकन, बोथ कैन बी ब्रोकन। ओके, अच्छा देखो, और एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में बता रहा हूं, एट पीएच अराउंड 4, पीएच अगर 4 तक आ गया, दिस कैन रिजल्ट सिलेक्टिव ब्रेकेज ऑफ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्या होगा, वहां पे जो नाइट्रोजनस बेस है दैट विल बी रिमूव्ड, दैट विल बी गॉन, राइट? सो यहां पे उसको क्या बोलते हैं, जनरली पीएच 4 का केस में क्या होता है, प्यूरिन हट जाता है, राइट? देखो क्या होता है, ये आपका शुगर, ये है आपका नाइट्रोजनस बेस, राइट? दिस इज योर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दिस इज योर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट? पीएच 4 में ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। जब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन बेस यहां से हट जाएगा, नाइट्रोजन बेस होगा ही नहीं। इसको बोलते हैं एप्यूरिनिक साइट, इसको बोलते हैं एप्यूरिनिक एंड। ये जो एंड हो जाएगा इसको बोलते हैं एप्यूरिनिक एंड और एप्यूरिनिक साइट, ठीक है? एप्यूरिनिक मतलब देयर इज नो प्यूरिन, एप्यूरिनिक मतलब देयर इज नो प्यूरिन। कब हो सकता है, एट पीएच 4। At pH 4, see, DNA treated in this way is referred to as apurinic acid. मतलब purine have been removed. Purine have been removed at pH 4. Understood? अच्छा, अब आ जाओ हाई pH मतलब alkaline condition. Alkaline condition में देखो, at pH above 11.3, remember, at pH above 11.3, all the hydrogen bonds are disrupted and the DNA will be totally denatured. Please remember, at pH 11.3 means high alkaline condition, hydrogen bonds will be disrupted and DNA is totally denatured. Okay, so please remember the effect of pH and alkali on DNA stability. अब मैं बात करूंगा इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ, जो कि ऑलरेडी मैंने एक एग्जांपल दिया था, सॉल्ट यूजिंग सोडियम क्लोराइड। सेम चीज यहाँ पे भी है। ये जो फॉस्फेट है, मैंने क्या बताया आपको, जो फॉस्फेट वाला पार्ट है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इसीलिए सॉल्ट का जो कैटायनिक पार्ट है, राइट, सॉल्ट का जो कैटायनिक पार्ट है दैट विल डेफिनेटली न्यूट्रलाइज द सॉल्ट
sorry, that will definitely neutralize the DNA. I mean neutralize the phosphate part of the DNA and eventually DNA will be more stable, right? So जब DNA stability का हम लोग बात कर रहे हैं, जितना ज़्यादा सॉल्ट कंसेंट्रेशन होगा, ये आयनिक का जो स्ट्रेंथ है, सॉल्ट का जो स्ट्रेंथ है, सॉल्ट जितना स्ट्रेंथ होगा, जितना उसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, उतना स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा डीएनए का, ठीक है। देन अगर डीएनए मोर स्टेबल हो गया तो डीएनए का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है दैट विल बी मोर, ओके। अब देखो इफेक्ट ऑफ जीसी कंटेंट, ये तो सबको पता होना चाहिए, जितना ज्यादा जीसी कंटेंट होगा उतना ही ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा स्टेबल है। वो ऑलरेडी एक एग्जांपल मैंने दिया था, 80 एक 80 रीच है, एक जीसी रीच है और एक नॉर्मल सीक्वेंस है, राइट। सो फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर मेल्टिंग टेम्परेचर का बात करें, अगर मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करें तो जीसी कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, एंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि डिपेंडेंस ऑफ डीएनए मेल्टिंग टेम्परेचर ऑन बेस कंपोजिशन। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म लिया हुआ है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उसका जीसी कंटेंट भी दिया हुआ है, ये देखो इसका परसेंटेज ऑफ जीसी कंटेंट, ठीक है। ऑन दैट बेसिस दे हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट एंड दे सॉ दैट मेल्टिंग टेम्परेचर इज मोर, मेल्टिंग टेम्परेचर इज मोर, मेल्टिंग टेम्परेचर मोर। क्यों? मान लीजिए कि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, क्यों? इसका जीसी कंटेंट सबसे ज्यादा है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर सबसे कम है, क्यों? क्योंकि इसका जीसी कंटेंट कम है कंपेयर टू दिस, अंडरस्टूड। अब देखो हम लोग तब से मेल्टिंग टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो आपको पता नहीं चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट मेल्टिंग टेम्परेचर, हाउ टू एस्टिमेट मेल्टिंग टेम्परेचर। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल। मेल्टिंग टेम्परेचर इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 4 इंटू जी प्लस सी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब आपको जितना ज़्यादा पॉलीन्यूक्लियोटाइड दिया जाएगा उसमें सिर्फ काउंट कर लो कितना 80 है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस जितना जीसी है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों ऐड कर दो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 मेथड दिया है अलग अलग, जो मैंने अभी बताया वो है ए वाला फार्मूला, वो है ए वाला फार्मूला, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू लेस देन 20 बेस पेयर। जनरली हम लोग इसको कब यूज करते हैं? पीसीआर प्राइमर डिजाइन के टाइम पे, पीसीआर प्राइमर डिजाइन का टाइम पे हम लोग जब मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं तब ए वाला फार्मूला यूज करते हैं, राइट। अच्छा यहाँ पे और भी कुछ दो फार्मूला है, देखो मेथड 2 सॉल्ट एडजस्टेड। ये जनरली ये जो फार्मूला है ना 81 + 5 16 × 6, ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है और इससे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। दीज आर ऑल बैक एंड में, सॉफ्टवेयर का बैक एंड में ऐसे सॉफ्टवेयर ये कैलकुलेशन ऑलरेडी मेंशन किया होता है, ठीक है। ऐसे अभी 1000 बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सीक्वेंस ले लो, कॉपी करके डाल दो वहाँ पे, क्लिक बटन दबाओ, ऑटोमेटिक टेम्परेचर दे देगा वो लोग, मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपको दे देंगे, राइट, क्योंकि ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। अभी बहुत सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाला सॉफ्टवेयर है जहाँ पे ऐसे पता चल जाएगा। मैं और भी आप कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, देन आपको पता चलेगा कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप कितना कुछ कर सकते हो, राइट। मैं एक बोल रहा हूँ, देखो जब हम लोग पीसीआर प्राइमर डिजाइन करते हैं, जब हम लोग पीसीआर प्राइमर डिजाइन करते हैं तब दिमाग में कभी कभी ऐसे रखते हैं कि अच्छा ये प्राइमर वर्कआउट होगा, ये पीसीआर एम्पलीफाई होगा कि नहीं, राइट। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, चलो एक बार रिएक्शन बिठाओ, अगर रिएक्शन फेल हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल अगर रिएक्शन फेल हुआ किसी भी वजह से, अगर रिएक्शन फेल हुआ तो आप फिर आके देखोगे कि हाँ उसका प्राइमर सही से बना है कि नहीं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ देखोगे, राइट। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसे आ रहे होंगे सर ऐसे कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ पीसीआर ये जो हम लोग प्राइमर डिजाइन किया ये वर्कआउट होगा कि नहीं। ये अल्टीमेटली जब इनविट्रो में हम लोग रिएक्शन बैठाएंगे, क्योंकि इनविट्रो रिएक्शन इज बहुत कॉस्टली, राइट, डीएनए पॉलीमरेज का जो कॉस्ट है बहुत हाई है, एंड इनफैक्ट आपका जो प्राइमर है वो भी जब जहाँ से आप लाए हो प्राइमर, जो लोग आपको सिंथेसाइज करके दिया, दैट विल आल्सो बी क्वाइट हाई, राइट। तो अल्टीमेटली जो पीसीआर का जो प्रोसेस है, प्रोसेस इन द सेंस आप इन विट्रो में जो मास्टर मिक्स बनाएंगे, सारे चीज़ जो उसमें डीएनटीपी बनाएंगे, बहुत सारे और भी चीज़ होगा, तो दैट प्रोसेस इज कॉस्टली। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपको हजारों ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जहां पे पीसीआर टेस्ट कर सकते हो। कैसे? वहां पे ऑप्शन है, आप एक टेम्पलेट ले लो डीएनए का जिसको आप एम्पलीफाई करना चाहोगे, यू कॉपी पेस्ट दैट टेम्पलेट, then you put your primer design, the design primer you put forward and reverse you put and test run,
टेस्ट रन, कंप्यूटर में क्लिक करो, कंप्यूटर में क्लिक करो, ठीक है। अगर सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही है, सही है मतलब सीक्वेंस में अगर कुछ दिक्कत हुआ देन इट विल नॉट रन। तो कंप्यूटर में आपको दिख जाएगा कि नहीं देयर आर सम प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कंप्यूटर में रन हो रहा है इसका मतलब सीक्वेंस में प्रॉब्लम नहीं है। गॉट माय पॉइंट, सीक्वेंस में प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए टेस्ट रन किया सक्सेसफुल हो गया एंड इन विट्रो में सक्सेसफुल होगा। इन विट्रो में सक्सेसफुल होने का तो चांसेस है डेफिनेटली, बट वहां पे आप कौन सा एंजाइम डाल रहे हो, एंजाइम का एफिशिएंसी क्या है, वो कंप्यूटर कैसे पता चलेगा, कंप्यूटर में कैसे पता चलेगा वो। यू गॉट माय पॉइंट। आप जो प्राइमर डिजाइन किए हो सीक्वेंस में कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं वो चेक करने के लिए आप टेस्ट रन कर सकते हो डेफिनेटली। बट आप जो बाफार डाल रहे हो, चाहे बाफार हो एक्सपायर कर गया हो, या तो जो एंजाइम डाल रहे हो वो एंजाइम थोड़ा कंटामिनेंट हो गया, राइट, ये सब चीज आपको कंप्यूटर में कैसे पता चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और आप जो टेस्ट रन कर रहे हो, थ्रू टेस्ट रन यू कैन कम टू नो whether there is any problem in your sequence or not। क्योंकि देखो जब पीसीआर फेल होता है तब जो ब्लेम आएगा ना पीसीआर के ऊपर, ब्लेम एंजाइम के ऊपर भी आ सकता है एंड ब्लेम सीक्वेंस के ऊपर भी आ सकता है। तो अगर आप टेस्ट रन कर लोगे एंड यहां पे अगर टेस्टेड ओके है, इसका मतलब सीक्वेंस में देयर इज नो प्रॉब्लम, अब सारे का सारा ब्लेम आ जाएगा एंजाइम के ऊपर। अंडरस्टूड? ओके, ठीक है। अच्छा, देन और भी एक मेथड है, मेथड 3, ये भी एक मेथड है। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का रूल लेके प्लस यहाँ पे जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन है उसका रूल लेके किया हुआ है। ये सब आपको याद रखने का जरूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि दे विल नेवर आस्क यू एनी क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस, राइट, ओनली फॉर योर नॉलेज। समटाइम्स यू नीड मोर नॉलेज देन योर एग्जामिनेशन, इजंट इट? ओके, सो बस आप याद रखो कि हाँ मेल्टिंग टेम्परेचर डिटरमाइन करने के लिए 3 मेथड्स अवेलेबल है, करेंटली अवेलेबल है। ओके, देखो जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक एग्जांपल है। मान लीजिए एक सीक्वेंस है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, राइट। यहाँ पे हम लोग इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसान, यहाँ पे देख लो कितना जी है, कितना सी है, कितना ए है, कितना टे है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लीजिए 4C है एंड 7G है, सो जी सी कितना होगा टोटल 11, राइट। सो 11 इंटू 4 दिस विल बी 44 एंड ए कितना 3, टी कितना 6, टोटल हो गया 9। सो 9 इंटू 2 सो दिस विल बी 18, 18 प्लस 44 दिस विल बी 62, राइट, दिस विल बी 6। अंडरस्टूड? ऐसे आएगा, राइट। अब देखो एनीलिंग टेम्परेचर, ये और सिंपल है। मेल्टिंग टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू एनीलिंग टेम्परेचर। जनरली हम लोग इसको ऐसे कंसिडर करते हैं कि एनीलिंग टेम्परेचर होगा 5 डिग्री कम मेल्टिंग टेम्परेचर से, ठीक है, जनरली इसको लेते हैं। बट ये जो देखो 5 डिग्री बिलो देन मेल्टिंग टेम्परेचर, राइट। बट यहाँ पे भी इसका एक दूसरा और एक फॉर्मूला है। देखो ये जो एनीलिंग टेम्परेचर है ना, ऑप्टिमम एनीलिंग टेम्परेचर, इसका कैलकुलेशन का और एक फॉर्मूला है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द प्राइमर प्लस 0.7 मल्टीप्लाइड बाय मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट माइनस 14.9। एक दूसरा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला 1, एक फॉर्मूला 2। जैसे मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए 3 फॉर्मूला था, ऐसे एनीलिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए 2 फॉर्मूला है। ये जो नंबर 1 है मेल्टिंग टेम्परेचर -5 डिग्री, ये मोस्टली चोजन फॉर्मूला है, मतलब सारे लोग यही हम लोग यूज करते हैं। मैंने भी पीएचडी में सेम फॉर्मूला यूज किया था, राइट। बट इसका और भी एक सेकंड फॉर्मूला है, इसको भी आप यूज कर सकते हो, मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर कौन सा मेथड में फॉलो करो, ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू, यू कैन फॉलो दिस ऑल्सो। अच्छा, अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डीएनए रीनेचुरेशन काइनेटिक्स, ठीक है, डीएनए रीनेचुरेशन काइनेटिक्स। अच्छा, मैं पहले यहाँ पे समझा दूंगा, देन आई विल टेक यू टू द स्लाइड। ओके, देखो प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि हम लोग डीएनए रीनेचुरेशन काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो मान लीजिए देयर आर 2 टाइप ऑफ डीएनए। ओके, मान लीजिए देयर आर 2 टाइप ऑफ डीएनए। एक ऐसा डीएनए है जहां पे सिर्फ रिपीट सीक्वेंसेस ज्यादा है, रिपीट सीक्वेंसेस है, ठीक है, रिपीट सीक्वेंस। यहाँ पे और एक डीएनए है जो कि ऐसे नॉर्मल है। अंडरस्टूड? मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो 2 डीएनए मैंने लिया, एक है रिपीट रिच, मतलब बहुत रिपीट सीक्वेंस है, यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं है, तो दिस इज रिपीट सीक्वेंस, दिस इज नॉन रिपीट।
दिस इज नॉन रिपीट, ये है रिपीट, ये है नॉन रिपीट, ठीक है। अब इसको डीनेचर कर दो, अगर इसको डीनेचर कर दोगे तो ये डीनेचर हो जाएगा, राइट, डीनेचर हो जाएगा, ये भी डीनेचर हो जाएगा, राइट, डीनेचर हो गया, ये हो गया आपका डीनेचुरेशन। फिर इसको हम लोग रीनेचुरेशन करेंगे। अब देखो, ये है डीनेचुरेशन, यहाँ पे हम लोग रीनेचुरेशन करेंगे। अब बताओ, अब बताओ, जब रीनेचुरेशन होगा इन दोनों का केस में, किसमें रीनेचुरेशन फास्ट होगा? डोंट यू थिंक द वन व्हिच कंटेन्स लॉट ऑफ रिपीट सीक्वेंस दैट विल बी रीनेचुरेट फास्टर? डोंट यू थिंक सो? जिसमें रिपीट सीक्वेंस ज्यादा है उसका रीनेचुरेशन थोड़ा फास्ट होगा, आपको नहीं लगता है ये चीज? अब एक बार सोच लो, दो डीएनए है, एक में है रिपीट सीक्वेंस, एक में है नॉन रिपीट सीक्वेंस। अच्छा एक बात बताओ, रीनेचुरेशन का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट हो जाना, राइट। सो जिसमें ऑलरेडी रिपीट सीक्वेंस है, मतलब शायद यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। रिपीट मतलब मान लीजिए कि एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे रिपीटेड है, एटीजी, एटीजी, जीएससी, राइट। तो यहाँ पे भी इसका कॉम्प्लीमेंटेड होगा, टीएससी, टीएससी, देन सीटीजी, लाइक दैट, अंडरस्टूड? तो इसका ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ढूंढने में थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा जल्दी मिल जाएगा इसको, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। सो रीनेचुरेशन में कौन सा फास्ट होगा, कौन सा स्लो होगा? दिस विल बी फास्ट, दिस विल बी स्लो। आपको पता है कि नहीं, मैंने जो बताया आपको पता चला? किसमें फास्ट होगा? जिसमें रिपीट सीक्वेंस है। किसमें स्लो होगा? जिसमें नॉन रिपीट है, जिसमें कुछ रिपीट सीक्वेंस है ही नहीं। अंडरस्टूड? देखो ये चीज अगर पता चल गया तो आपको डीएनए काइनेटिक्स समझ में आ जाएगी। ओके, तो मैं फिर से बता रहा हूं, देखो अब डबल स्टैंड से शुरू किया हो, पहले डीनेचर कर दो, देन इसको रीनेचुरेशन कर रहे हो। रीनेचुरेशन के टाइम पे जो सिंगल स्टैंड में जिसका नॉन रिपीट वाला है, दैट विल टेक मोर टाइम। स्लो मतलब क्या? इट विल टेक मोर टाइम। दिस विल टेक लेस टाइम, मतलब दिस विल बी फास्ट, दिस विल बी फास्ट, राइट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे हम लोग काला थोड़ा दूसरा कर लेते हैं, यहां पे हम लोग एक कॉट कार्व करेंगे। कॉट कार्व क्या है? कॉट कार्व, कॉट कार्व क्या है? देखो जब डीएनए डीनेचुरेशन शुरू हो रहा है, सॉरी जब डीएनए रीनेचुरेशन शुरू हो रहा है, राइट, जब डीएनए रीनेचुरेशन शुरू हो रहा है तब इसका शुरुआत में क्या था? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था। रीनेचुरेशन के बाद क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, राइट। अंडरस्टूड? रीनेचुरेशन मतलब क्या? सिंगल स्टैंडर्ड था, सिंगल स्टैंड से डबल स्टैंड हो रहा है, राइट। अच्छा, तो जब सिंगल स्टैंड से डबल स्टैंड हो रहा है, दिस विल टेक सम टाइम बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द डीएनए। ये ज्यादा भी लग सकता है, ये कम भी लग सकता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए यहां पे ऐसा कुछ कार्ब आया, जहां पे दो डीएनए है, यहां पे है एक है ए, यहां पे एक है बी, ठीक है। यहां पे एक है ए, यहां पे एक है बी। तो ये जो ए वाला डीएनए है इसका कॉट वैल्यू कम है, ये जो बी वाला डीएनए है इसका कॉट वैल्यू ज्यादा है, राइट। अच्छा, कॉट का अभी क्या मतलब है मैं बता रहा हूं। देखो कॉट मतलब CO इंटू टी, CO इंटू टी, टी मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, टी मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। एंड ये जो C है, CO मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए एट इनिशियल स्टेजेस, कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए एट इनिशियल स्टेजेस। तो कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए एट इनिशियल स्टेजेस मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में जितना था। इनिशियल मतलब क्या? अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आ गया, अब जिस टाइम पे इसको कंसीडर कर रहे हो तो उस टाइम में जितना कंसेंट्रेशन होगा उतना कंसेंट्रेशन आपको माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? अगर आप, मैं फॉर एन एग्जांपल इसको अगर टाइम स्केल के हिसाब से देखोगे, जब टाइम 0 होगा कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा सिंगल स्टैंड का। टाइम मान लीजिए 5, कुछ टाइम आ गया तो कंसेंट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो थोड़ा कम हो गया, राइट। अब टाइम और थोड़ा ज्यादा कर लो, सिंगल स्टैंडर्ड का जो इनिशियल कंसेंट्रेशन था कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? आप जितना टाइम में जा रहे हो उतना इनिशियल कंसेंट्रेशन कम होता जाएगा। इनिशियल कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा जब T इक्वल्स टू 0,
क्योंकि तब रीनेचुरेशन शुरू हुआ ही नहीं, सारे के सारा सिंगल स्ट्रैंड है। जब रीनेचुरेशन शुरू होगा तब इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जितना टाइम डाल रहे हुए उतना सिंगल स्ट्रैंड का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, राइट। अब मैं बता रहा हूं, देखो तो इसका कंक्लूजन क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे आपको क्या पता चलेगा। देखो इसका ये जो ए वाला डीएनए है, ए वाला जो डीएनए है, ए अगर ऐसे कार्ब हुआ, इसका जो ए वाला डीएनए, इसका कॉट वैल्यू कम है, राइट। इसका कॉट वैल्यू कम है, इसका कॉट वैल्यू ज्यादा है, कॉट लेस कॉट मोर। कॉट वैल्यू इसका कम है, कॉट वैल्यू इसका मोर है, ज्यादा है, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या है, कॉट वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है, दिस विल टेक लेस टाइम टू रीनेच्योर। कॉट वैल्यू कम है, इसका मतलब दिस विल टेक लेस टाइम टू रीनेच्योर। कॉट वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब दिस विल टेक मोर टाइम टू रीनेच्योर। अंडरस्टूड। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस विल टेक्स, कॉट वैल्यू कम है, राइट, सो टेक्स लेस टाइम टू रीनेच्योर, राइट। इसका केस में कॉट वैल्यू मोर, मतलब इट टेक्स मोर टाइम टू रीनेच्योर। अंडरस्टूड। इट टेक्स लेस टाइम टू रीनेच्योर, इट टेक्स मोर टाइम टू रीनेच्योर। गॉट माय पॉइंट। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं तो कौन सा पार्ट है, कौन सा डीएनए होगा जो कि कम टाइम लगेगा रीनेचुरेशन में। मैं आपको यहां पे बताया कौन सा डीएनए होगा जो कि कम टाइम लगेगा रीनेचुरेशन में। कौन सा डीएनए है, किसका डीनेचुरेशन फास्ट होगा, फास्ट होगा मतलब क्या, कम टाइम लग रहा है, राइट। सो ये जो ए वाला जो है, ये जो ए वाला जो है, ए इज बेसिकली रिपीट डीएनए। यू अंडरस्टूड। ए वाला जो डीएनए है, दिस इज रिपीट डीएनए, दैट्स व्हाई इट टेक्स लेस टाइम टू रीनेच्योर, इसीलिए इसका कॉट वैल्यू कम है। ये जो बी टाइप वाला डीएनए है, दिस इज नॉन रिपीट सीक्वेंस, दिस इज नॉन रिपीट। देखो ये नॉन रिपीट है, इसलिए दिस विल टेक मोर टाइम, इसका कॉट वैल्यू ज्यादा है, इट विल टेक मोर टाइम टू रीनेच्योर। तो यहां पे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि कौन सा डीएनए डीनेचुरेशन में आपको ज्यादा, रीनेचुरेशन में ज्यादा टाइम लगेगा, जो कि नॉन रिपीट है, जो कि नॉन रिपीट है, ठीक है। तो ए एंड बी दो अलग अलग डीएनए है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ए एंड बी दो अलग अलग डीएनए है। एक जो ए वाला है, दिस इज रिपीटेड डीएनए, दैट्स व्हाई इसका रीनेचुरेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, इसलिए इसका कॉट वैल्यू लेस है। कॉट वैल्यू लेस मतलब इट टेक्स लेस टाइम टू रीनेच्योर। बी जो है, इट विल टेक मोर टाइम टू रीनेच्योर, इसलिए इसका कॉट वैल्यू मोर, कॉट वैल्यू ज्यादा है। कॉट वैल्यू ज्यादा मतलब इट विल टेक मोर टाइम टू रीनेच्योर। अंडरस्टूड, ओके। एंड बी वाला जो है नॉन रिपीट, इसलिए ज्यादा टाइम ले रहे हैं, राइट। अब देखो इसका और भी एक नाम है, मैं आपको बता रहा हूं क्या नाम है। जो रिपीट है इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल, ठीक है, और जो नॉन रिपीट है इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स। ये शायद आपको समझ में नहीं आया, शायद ये चीज समझ में नहीं आया, लास्ट वाला जो मैंने बताया, रिपीट जो है उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं, नॉन रिपीट जो है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, राइट। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, आपको पता चलेगा। आपका क्लास में कभी कभी देखोगे, क्लास में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सेम ड्रेस, एग्जैक्टली सेम ड्रेस, मान लो कि वो क्लास में यूनिफॉर्म नहीं है, अगर यूनिफॉर्म होगा तो सेम ड्रेस ही पहनना है, मान लीजिए जहाँ पे यूनिफॉर्म का कोई वेरियर नहीं है, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स है कि सेम ड्रेस, एग्जैक्टली सेम ड्रेस हर दिन पहन के आ रहे हैं। डेफिनेटली हो सकता है कि उसका फिनेंशियल कंडीशन उतना स्ट्रांग नहीं है, दैट कुड बी द रीजन, राइट। बट एनीवे, जो बंदा सेम ड्रेस हर दिन पहन के आ रहे हैं, उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि लड़का बहुत सिंपल है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, बताओ पहले, बोलते हैं कि नहीं, देखिए ये लड़का बहुत सिंपल है, हर दिन सेम ड्रेस पहन के आ रहा है, राइट, बोलते हैं कि नहीं। मतलब जो रिपीट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं बहुत सिंपल है, लड़का बहुत सिंपल है। एग्जैक्टली जो सिंपल वर्ड आया है ना, सिंपल वर्ड मतलब रिपीट सीक्वेंस। यू गॉट माय पॉइंट। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, डीएनए का क्या चीज है, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वहां ट्रांसक्राइब होकर आपको एमआरएनए मिलेगा, वहां से आपको मिलेगा प्रोटीन, राइट।
अगर डीएनए में सेम चीज रिपीट हो रहे हैं तो इसका जब ट्रांसलेशन होगा भाया एमआरएनए, जब ट्रांसलेशन होगा तो अमीनो एसिड भी रिपीट होगा। मान लीजिए कि एलानिन 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 है, सिर्फ रिपीट हो रहे हैं एलानिन एलानिन। यू गॉट माय पॉइंट, यू गॉट माय पॉइंट। सो जब डीएनए में रिपीट हो रहा है तो उसका अल्टीमेटली कहां जाएगा, इफेक्ट कहां दिखेगा, प्रोटीन में दिखेगा कि सेम अमीनो एसिड है, राइट। सो इसीलिए जो जहां पे रिपीट हो रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपल है, लड़का बहुत सिंपल है क्योंकि सेम ड्रेस पहन रहा है, राइट। एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया ताकि यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। ओके, अब यहां पे आ जाओ। नॉन रिपीट जो है हर दिन अलग अलग ड्रेस पहन रहे हैं, जब हर दिन अलग अलग ड्रेस पहन रहे हैं आप बोल सकते हो कि हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप है, लड़का थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप है, राइट। सो ये कॉम्प्लेक्स टाइप है मतलब हर दिन अलग अलग ड्रेस पहन रहे हैं, इसका मतलब है नॉन रिपीट है। जो नॉन रिपीट कर रहे हैं मतलब जिसका ड्रेस हर एक दिन अलग अलग है, मतलब ही विल बी मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द वन हु इज यूजिंग द सेम ड्रेस एवरी डे, ठीक है। देखो आई एम वेरी सॉरी इफ यू टेक इट इन अ डिफरेंट वे, बट मैं ये जो एग्जांपल लिया ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड। अदरवाइज ये जो कंसेप्ट है ना, रिपीट सिंपल नॉन रिपीट कॉम्प्लेक्स, आई एम 100% श्योर यू विल बी कंफ्यूज्ड, 100% श्योर एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर क्या बोल रहे थे, अच्छा रिपीट कॉम्प्लेक्स था या रिपीट सिंपल था, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये एग्जाम्पल मैंने लिया ताकि आप आराम से इसको यू कैन रिकॉल, यू कैन रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। मैं फिर से एग्जाम्पल बोल रहा हूं, जो हर दिन सेम ड्रेस पहन रहा है इसको आप बोल सकते हो कि लड़का बहुत सिंपल है, सादा सीधा लड़का, राइट। सो सिंपल मतलब रिपीटेड, जहां पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसको आप बोलो कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिंपल भी देगा वर्ड वर्ड एंड कॉम्प्लेक्स भी देगा, वहां पे रिपीट नॉन रिपीट नहीं भी दे सकता है। यू गॉट माय पॉइंट। क्यों मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूं आपको ये समझाने के लिए कि इसको सिंपल भी बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन देखोगे वहां पे रिपीट नॉन रिपीट वर्ड मेंशन है ही नहीं, वहां पे है सिर्फ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। देन वहां पे तो आप सोचोगे सर तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं, सर तो सिर्फ रिपीट एंड नॉन रिपीट के बारे में बताया था। देन आप ढूंढोगे कि अच्छा कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, रिपीट है या नॉन रिपीट है, इसके साथ इसका क्या लिंक है। यू गॉट माई पॉइंट। बिकॉज देखो क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसा वर्ड दे देते हैं जो कि हो सकता है कि क्लास में कुछ डिस्कस किए हो सर या तो नहीं भी किए हो, उसको आप ओवरलुक कर देते हो, उसको ओवरलुक कर देते हो। ये जो ओवरलुक करता है ना वही जो वर्ड है एग्जाम में आ जाता है, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। इसलिए हर एक वर्ड के साथ परिचित होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक ऐसे एग्जाम के लेके तैयारी कर रहे हो जहां पे हर एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू है। अगर आप थोड़ा 5 साल 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे देन आपको पता चलेगा ये वर्ड के पीछे मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। देन यू विल अंडरस्टैंड कि किसी भी क्वेश्चन में आपको दिखेगा सिर्फ सिंपल या तो कॉम्प्लेक्स, किसी क्वेश्चन में आपको दिखेगा रिपीट नॉन रिपीट, देन यू विल बी टोटली कंफ्यूज्ड, कहां सिंपल है कहां कॉम्प्लेक्स है, क्या रिपीट है कौन सा नॉन रिपीट है। ओके, एनीवे, सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो नाउ आई विल टेक यू टू द स्लाइड। अब देखो जो मैंने आपको बताया था, ये जो कॉट, राइट, कॉट, यहां पे देखो 2 पार्ट मान लीजिए, ये एक पार्ट है ये एक पार्ट है, राइट, एक पार्ट है ये एक पार्ट है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया सारी चीज यहाँ पे लिस्टेड है, सारे चीज जो मैंने यहाँ पे अभी भी बताया सारी चीज यहाँ पे लिस्टेड है। बट अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ कंपेरिजन पे, ठीक है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ कंपेरिजन पे। देखो यहाँ पे इसी का मैं इंतजार कर रहा था। देखो कॉट, ये 3 अलग अलग है, एक ऐसे कार्ब है, एक हो गया एक हो गया एक हो गया, राइट। अच्छा कॉट हाफ, यहाँ पे हाफ वैल्यू दिया हुआ है, हाफ मतलब हाफ विल बी रीनेचुर्ड, मतलब जो कंसेंट्रेशन है जिसमें हाफ रीनेचुर्ड होगा। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए टीएम, टीएम का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टीएम, एक टेम्परेचर जहां पे हाफ डीएनए विल बी डीनेचुर्ड, राइट। जब हम लोग टीएम का बात कर रहे हैं एक टेम्परेचर होगा जिसमें हाफ डीएनए विल बी डीनेचुर्ड। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं हाफ जहां पे रीनेचुर्ड होगा, क्योंकि हम लोग रीनेचुरेशन काइनेटिक्स का बात कर रहे हैं, जो जिस कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए जिस कंसेंट्रेशन में हाफ रीनेचुर्ड होगा दैट विल बी कॉट हाफ, राइट। ओके, सो यहाँ पे 3 पॉपुलेशन है, देखो पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन बी, पॉपुलेशन सी, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या क्या नाम दिया है, तो इसका क्या होगा, इसका कॉट वैल्यू सबसे कम है, कॉट वैल्यू कम है इसका मतलब क्या है मैं फिर बता रहा हूं तो दोबारा रिपीट हो जाएगा। देखो कॉट वैल्यू कम है इसका मतलब क्या है
किसका कॉट वैल्यू कम होता है? कॉट वैल्यू कम है मतलब इट विल टेक लेस टाइम टू रिनेच्योर, मतलब इसका रिनेचुरेशन जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है, राइट? अब देखो फास्ट एंड रिपीटेड लिखा है. नाउ आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, राइट? देखो ये मैं फिर से बता रहा हूं, ये इसका कॉट वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब कॉट वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब क्या है? इट विल टेक लेस टाइम टू रिनेचर, मतलब बहुत फास्ट रिनेचुरेशन हो जाएगा. सो दिस इज रिपीटेड. ठीक है, अब लास्ट में आ जाओ. देखो इसका कॉट वैल्यू जो है सबसे ज्यादा है. कॉट वैल्यू ज्यादा किसका होगा? क्योंकि इसका दिस विल टेक मोर टाइम टू रिनेचर, तो ये जो प्रोसेस है स्लो होगा. एंड ये है सिंगल कॉपी भी बोल सकते हो, या तो इसको कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, ठीक है प्लीज. अच्छा अब देखो जो बीच का जो है ये इंटरमीडिएट रिपीटेड, जो बीच का जो है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट रिपीटेड. ठीक है, इंटरमीडिएट रिपीटेड. गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? सो फिर से बता रहा हूं, 3 अलग अलग पॉपुलेशन है, ए बी एंड सी, राइट? सो ए का जो है, ए जो पॉपुलेशन है इसका रिपीटेड सीक्वेंस है, फुल रिपीटेड. जो सी का है, सी का जो है ये है सिंगल कॉपी मतलब बिल्कुल रिपीट नहीं है. ये सिंगल कॉपी मतलब बिल्कुल रिपीट है ही नहीं. एंड दिस इज टोटली कॉम्प्लेक्स, अच्छा, और जो बीच में जो है ये इंटरमीडिएट एंड रिपीटेड, ठीक है, इंटरमीडिएट रिपीटेड. अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए. ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए. हम लोग डीएनए का कंसेंट्रेशन निकालेंगे, और जैसे निकालेंगे तब हम लोग देखेंगे कि डीएनए कितना प्योर है. ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट. देखो डीएनए जब हम लोग प्यूरिफाई करते हैं जनरली सेल का अंदर, किसी भी सेल से आप जब डीएनए को प्यूरिफाई करते हो तो यहां पे आरएनए, प्रोटीन, राइट, एंड आरएनए, प्रोटीन, दिस इज वन थिंग. अनदर थिंग, अब जो केमिकल लेके डीएनए को आइसोलेट करो या प्यूरिफाई करो, वो जो केमिकल है उसका रहने का चांसेस भी हो सकता है. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं फिर बता रहा हूं. देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि डीएनए प्यूरिफिकेशन का. अब जब डीएनए को प्यूरिफाई कर रहे हो, तब डीएनए कितना प्योर है? डीएनए के साथ कुछ आरएनए है कि नहीं? डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन है कि नहीं? अगर डीएनए का प्रिपरेशन में आरएनए रह गया, देन डीएनए विल बी कंटेमिनेटेड विथ आरएनए. अगर डीएनए का प्रिपरेशन में प्रोटीन रह गया, सो डीएनए विल बी कंटेमिनेटेड विथ प्रोटीन. अब जो केमिकल यूज कर रहे हो डीएनए को प्यूरिफाई करने के लिए, अगर वो केमिकल भी रह गया डीएनए के साथ, सो डीएनए विल बी कंटेमिनेटेड विद द केमिकल्स. हम लोग जो प्योर डीएनए का बात करते हैं, वहां पे ना रहेगा आरएनए, ना रहेगा प्रोटीन, ना रहेगा केमिकल, कुछ भी नहीं रहना चाहिए. दैट इज कॉल्ड प्योर डीएनए. ना तो क्वेश्चन नहीं, जब डीएनए मान लीजिए आप डीएनए प्यूरिफाई किया, आइसोलेट किया, देन डीएनए प्यूरिफाई किया. हाउ विल यू प्रूव दैट योर प्यूरिफाइड डीएनए इज 100% प्योर? हाउ विल यू प्रूव? अब देखो यहां पे 2 रेशियो है, एक है A260/280, दूसरा है A260/230. अब मैं बताऊंगा 260 क्यों ले रहे, क्योंकि 260 में डीएनए एंड आरएनए बोथ कैन एब्सॉर्ब यूवी लाइट. 280 में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 280 में प्रोटीन कैन एब्सॉर्ब यूवी लाइट, राइट? अब देखो अगर ये जो रेशियो है A260/280 रेशियो, इस रेशियो अगर 1.8 आ रहे, दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, and you have to remember these values. I'm sorry, you have to remember it. There is no other way. You have to remember. This is so important. मैं बता रहा हूं, ठीक है? ये जो 260/280 रेशियो है, अगर रेशियो 1.8 है, देन इट इज प्योर डबल स्टैंडर्ड डीएनए. अगर रेशियो 2 हो गया, मतलब दिस इज प्योर आरएनए. अगर रेशियो 0.5 हुआ, देन दिस इज प्योर प्रोटीन. अंडरस्टूड? This is one aspect. Look at the other aspect. 260/230 ये जो रेशियो है, इसका अगर रेशियो लेस देन 1.8 हुआ, इसका मतलब डीएनए के साथ बहुत ज्यादा केमिकल्स है. देखो this indicates the presence of organic contaminants such as phenol, triazole, chaotropic salts. These are the things we use to isolate DNA. अंडरस्टूड? सो ये जो जितना सारा केमिकल्स है, ये सब केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं डीएनए को प्यूरिफाई करने के लिए, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए. सो जब प्योर डीएनए का बात करें, दिस केमिकल शुड बी रिमूव्ड. अगर ये केमिकल को आप नहीं हटा रहे हो, मतलब आपका जो डीएनए है दैट विल नेवर बी प्योर.
और मैं बता रहा हूं, आप डीएनए के साथ कुछ भी रिएक्शन बैठाओगे, चाहे पीसीआर हो, कुछ भी रिएक्शन बैठाओगे, ये जो केमिकल रह गया ना डीएनए के साथ, दैट विल ऑलवेज इनहिबिट योर रिएक्शन, आपका पीसीआर एम्प्लीफिकेशन होगा ही नहीं। अंडरस्टूड? ओके, अब देखो यहाँ पे जो मैंने बताया, अब मैं बता रहा हूं 280 क्यों लिया, क्योंकि प्रोटीन के लिए 230 क्यों लिया, अब मैं बता रहा हूं। देखो ये जो 230 का मैं बात कर रहा हूं, फिनोलिक कंपाउंड्स absorb UV light both at 230 नैनोमीटर एंड a maximum at 270 नैनोमीटर। फिनोलिक कंपाउंड, क्योंकि फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन होता है डीएनए का, राइट? सारे लोग पढ़े होंगे, इसीलिए हम लोग 230 में एक बार देख लेते हैं कि उसमें फिनोल है कि नहीं, फिनोलिक कंपाउंड्स है कि नहीं, राइट? अच्छा, फिनोल कंटामिनेशन मेक हायर आरएनए कंटेंट फॉर द सैंपल ऑफ द सैंपल। गॉट माय पॉइंट? मतलब जहां पे फिनोल कंटामिनेशन है वहां पे आरएनए रहने का चांसेस और ज्यादा है, मतलब डीएनए इज नॉट एट ऑल प्योर। जहां पे फिनोलिक कंपाउंड्स है वहां पे आरएनए कंटामिनेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट? ओके, तो देखो ये फिनोलिक कंपाउंड्स का जो मैंने बता रहा था, ये 230 में एंड मैक्सिमम है 270, ये उसका ग्राफ है, ठीक है? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एंट्रेंस में, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। देखो मैंने आपको पहले बताया 260/280 रेशियो के बारे में, राइट? इस रेशियो के बारे में ऑलरेडी बता दिया। 1.8 मतलब क्या है, प्योर डीएनए। 2 मतलब क्या है, प्योर आरएनए। 0.5 मतलब प्योर प्रोटीन, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ये यहां पे लिखा हुआ है। अब आ जाओ इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड, विच इज सो इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड मतलब अलग से एडेनिन क्या करेंगे, यूरासिल क्या करेंगे, साइटोसिन क्या करेंगे, थायमिन क्या करेंगे, ग्वानिन क्या करेंगे, राइट? क्या करेंगे? सेम 260/280। अब देखो 260/280 करेंगे ओनली ऑन इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड। इसमें अगर करेंगे तो एडेनिन का सबसे ज्यादा आएगा 4.5, ग्वानिन का सबसे कम आएगा 1.15। देखो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, फर्स्ट एडेनिन, देन यूरासिल, देन साइटोसिन, देन थायमिन, देन ग्वानिन। तो प्लीज याद रखो किसका सबसे ज्यादा होगा 260/280 रेशियो ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन का। किसका सबसे कम होगा, ग्वानिन का, ठीक है? यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, अब आ जाओ 260/230 रेशियो। 260/230 रेशियो, देखो ये जो 260/230 रेशियो, दिस वी यूज एज सेकेंडरी मेजर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड प्योरिटी। अब न्यूक्लिक एसिड कितना प्योर है, एक तो उसका मेजरमेंट होना चाहिए, वेदर डीएनए के साथ आरएनए है कि नहीं, वेदर डीएनए के साथ प्रोटीन है कि नहीं। ये तो एकदम प्राइमरी लेवल ऑफ चेकिंग। जो सेकेंडरी लेवल ऑफ चेकिंग है उसमें हम लोग देखते हैं उसमें कुछ सॉल्वेंट्स है कि नहीं, क्योंकि जिस सॉल्वेंट में हम लोग डीएनए के एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उस सॉल्वेंट में और कुछ केमिकल्स है कि नहीं, वो देखने के लिए 260/230 रेशियो हम लोग देखते हैं, राइट? यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, देखो ये जो एक्सपेक्टेड 260/230 वैल्यूज है, दीज आर कॉमनली इन द रेंज ऑफ 2 to 2.2। जनरली इसका वैल्यू 2 to 2.2 आना चाहिए। Now, if the ratio is appreciably lower, if the ratio is less than expected, जितना एक्सपेक्ट करो उससे अगर कम हुआ, then it may indicate the presence of contaminants which absorbs at 230 नैनोमीटर, ठीक है? जो कि 230 नैनोमीटर में एब्जॉर्ब करते उसका रहने का चांसेस है। अब देखो और एक चीज, EDTA, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फिनॉल्स ऑल हैव द एब्जॉर्बेंस नियर 230 नैनोमीटर। हम लोग EDTA यूज करते हैं, हम लोग जब उसको एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट होने का भी चांसेस है सेल के अंदर, राइट? एंड फिनॉल तो एक सॉल्वेंट है, उसको देख के आप उसको एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, डीएनए के एक्सट्रैक्शन करो। ये जो सारी जो चीज है, चाहे EDTA हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फिनॉल हो, दे कैन ऑल एब्जॉर्ब एट 230 नैनोमीटर, राइट? सिमिलरली गुआनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, इसका नाम भी सुना होगा, राइट? गुआनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, जब इसको यूज करते हो फॉर डीएनए आइसोलेशन, दैट विल एब्जॉर्ब एट 230 नैनोमीटर, while the guanidinium isothiocyanate used for RNA isolation will absorb at 260 नैनोमीटर। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है? दिस इज टोटल एंट्रेंस मटेरियल, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर CSIR, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर IIT, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर DBT, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर GATB, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर GATE, फॉर ऑल टॉप लेवल एंट्रेंसेस इन लाइफ साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी डोमेन। दिस स्लाइड इज रियली इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूं, ठीक है? ओके, अब हम लोग बात करेंगे क्वांटिफिकेशन ऑफ प्योर डीएनए। डीएनए को कैसे क्वांटिफाई करेंगे, ठीक है? देखो बहुत सिंपल है, ये जो हम लोग 260 का बात कर रहे हैं, ठीक है? ये जो 260 का बात कर रहे हैं, डीएनए का नेचर क्या है?
डीएनए डबल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं, राइट। एंड सबसे बड़ी बात है कि आरएनए भी हो सकता है, राइट। अब देखो ये जो 260 में आप कर रहे हो, अगर इसका ओडी 1 हुआ, अगर इसका ओडी 1 हुआ, ठीक है, अगर इसका ओडी 1 हुआ एंड आप किसका बात करो, मान लीजिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, तब इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, इसका कंसेंट्रेशन होगा 50 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। ओडी 1 हुआ, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, so this will be 33 माइक्रोग्राम पर ml। ओडी 1 हुआ, आरएनए 40 माइक्रोग्राम पर ml। देखो अगर ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड हुआ, ओडी 1 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, राइट, ये जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है इसका होगा 20 to 30 माइक्रोग्राम पर ml। देखो ओडी 1 ही रहेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए का कंसेंट्रेशन ले रहे हो, अगर ओडी 1 हुआ तो इसका कंसेंट्रेशन होगा 50 माइक्रोग्राम पर ml। ओडी 1 हो रहे, अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का ले रहे हो तो इसका कंसेंट्रेशन होगा 33 माइक्रोग्राम पर ml। ओडी 1 हो रहे, अगर आरएनए का ले रहे हो तो इसका कंसेंट्रेशन होगा 40 माइक्रोग्राम पर ml। ओडी 1 हुआ, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का ले रहे हो, उसका कंसेंट्रेशन होगा 20 to 30 माइक्रोग्राम पर ml, राइट। अब ये सोच रहे होंगे कि सर यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, मैं अभी आपको क्वेश्चन बता रहा हूं एक दो, देन आपको पता चलेगा। देखो मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन आया कि आप एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का ओडी 260 में रीडिंग लिया एंड इसका वैल्यू आया 0.25, ओडी आया 0.25, देन व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ योर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्वेश्चन यही रहेगा, सिंपल। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए का ओडी मेजरमेंट किया 260 में, ओडी का वैल्यू आया 0.25, तो कंसेंट्रेशन कितना आएगा, देखो कितना आसान है। ओडी जब 1 आएगा तब कंसेंट्रेशन कितना है, 50 माइक्रोग्राम पर ml। ओडी आया 0.25, तो आपका कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 12.5 माइक्रोग्राम पर ml। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सेम चीज मैं बता रहा हूं, मान लीजिए एक ऐसा आया डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओडी 260 में, ओडी का वैल्यू आया 2, ओडी का वैल्यू आया 2, तो कंसेंट्रेशन कितना है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का कंसेंट्रेशन कितना है, ओडी का वैल्यू अगर 2 आया तो कंसेंट्रेशन कितना होगा, 100 माइक्रोग्राम पर ml। क्यों, कैसे मैंने लिखा, ओडी अगर 1 हुआ तो इसका कंसेंट्रेशन कितना है, 50 माइक्रोग्राम पर ml। ओडी आ गया 2 तो इसका कंसेंट्रेशन कितना होगा, 100 माइक्रोग्राम पर ml। अंडरस्टूड, समझ में आया। ऐसे हर किसी का ऐसे होगा, तो आपको ये जो वैल्यू है इसको याद रखना है, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको आपको याद रखना है, देयर इज नो अदर शॉर्टकट। देखो ये वैल्यू अगर याद रखोगे तो ये जो सब क्वेश्चन है ना एकदम पूरा ब्रेकफास्ट जैसा हो जाएगा, मतलब इतना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आसान है बट प्रोवाइडेड यू हैव टू रिमेंबर द द वैल्यूज, ओके। हम लोग अभी क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। चलो शुरू करते हैं। देखो द फिगर बिलो इज अ ग्राफ ऑफ द रीएनिलिंग, मीन्स reforming double stranded molecules of total genomic DNA from 2 different organisms. Okay, fine. Basically, you are studying DNA renaturation kinetics. DNA was extracted from each organism, sheared to form an uniform size, and then denatured by heating. Okay, all right. An identical amount of each preparation of sheared single-stranded DNA was allowed to reanneal, मतलब renaturation. Renaturation under identical condition of pH, buffer, ionic strength and temperature. Everything have some say दे दियो. The reannealing curves shown were obtained by plotting the percentage of DNA remaining single stranded versus the product of the total DNA concentration in the moles of nucleotide per liter times the renaturation time in second.
ओके फाइन, देखो ऐसे कॉट करवाया। यहाँ पे मैंने कितना चीज देख रहा हूँ, एक तो देख रहा हूँ एक्स, दूसरा देख रहा हूँ वाई, तीसरा देख रहा हूँ जेड। फाइन, क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन है इन द सैंपल्स ऑफ द शेयर्ड डीएनए which of the following is true about the sequence complexity of the population indicated by x y z in the figure? wow excellent, आपको बताना है कि ये जो एक्स वाई जेड है इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कौन सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा ज्यादा, मतलब कौन सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कौन कम कॉम्प्लेक्स होगा, राइट? अब आपको याद आएगा क्यों मैंने उस टाइम पे 5 मिनट ज्यादा स्पेंड किया था ये समझाने के लिए कि कॉम्प्लेक्स, रिपीट, नॉन रिपीट, सिंपल क्या है। अंडरस्टूड क्यों मैंने टाइम स्पेंड किया था 5 मिनट? अब यहाँ पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिया है कि एक्स वाई जेड का कॉम्प्लेक्सिटी का ऊपर आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है, कौन सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट? हाँ, वाई इज मोर कॉम्प्लेक्स, एक्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, एक्स एंड जेड इज इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक दैट। नाउ यू अंडरस्टूड। यहां पे रिपीटेशन का वो जो वर्ड था वो वर्ड यूज ही नहीं किया। अंडरस्टूड? मैं जैसे आपको समझाया था रिपीट एंड नॉन रिपीट ताकि आप आसानी से इसको समझ सको, राइट? बट यहां पर रिपीट नॉन रिपीट का वर्ड है ही नहीं, राइट? नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई यू नीड टू समटाइम्स यू नो। एंड इसका जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, मेरा बात सुनो प्लीज, अब जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रिपेयर करो, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज, दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दोज हु आर लिसनिंग टू मी एंड वाचिंग मी, दिस इज माय ओनली रिक्वेस्ट, यू प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्लीज, दिस इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट। अब जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये जो सब वर्ड है ना, इस वर्ड के साथ आप ज्यादा परिचित होंगे, ठीक है? एनीवे आ जाओ, तो देखो एक्स, जेड एंड वाई, क्या बताया था मैंने? एक्स क्या है? एक से रिपीट, आपको याद होगा, एक से रिपीट, वाई है नॉन रिपीट, वाई है नॉन रिपीट, ठीक है? ये मैंने आपको बताया। एक्स क्यों रिपीट होगा? क्योंकि इसका जो रिनेचुरेशन टाइम है सबसे कम, क्योंकि बहुत फास्ट रिपीट हो जाएगा, बहुत फास्ट है रिनेचुरेशन हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसका रिनेचुरेशन टाइम बहुत स्लो है, राइट? ओके, अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स पे, क्योंकि यहाँ पे तो रिपीट नॉन रिपीट वाला वर्ड दिया ही नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? ये है कॉम्प्लेक्स, ये है कॉम्प्लेक्स, राइट? सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। सो देखो y इज मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स, देखो y इज मोर कॉम्प्लेक्स देन आइदर x और z, y इज मोर कॉम्प्लेक्स देन आइदर x और z, यस दैट इज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। x इज मोर कॉम्प्लेक्स, नो सॉरी, x तो सिंपल है, राइट? x तो सिंपल है, x and y are of equivalent complexity, x and y are of equivalent complexity। आपको लगता है कि x and y का लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी सेम है? सॉरी, x and y are of equivalent complexity, नो। अंडरस्टूड? देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया था आपको, रिपीट, नॉन रिपीट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, उस एग्जांपल अगर आप याद रखोगे डेफिनेटली यू विल गेट दिस आंसर इन अ मिनट, राइट? सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट? यस, आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये जो ऊपर वाला जो इंफॉर्मेशन है दैट इज सेम, मतलब द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन बोथ आर लिंक्ड क्वेश्चन एक्चुअली। आप आ जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन पे। प्रोटीन्स आर मोस्ट लाइकली एनकोडेड बाय व्हिच ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स इंडिकेटेड बाय एक्स वाई जेड इन द फिगर? दिस इज वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। ये जो 3 पॉपुलेशन है एक्स वाई एंड जेड, इनमें से कौन सा पॉपुलेशन है जो कि प्रोटीन को एनकोड करेगा? यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, यू रीड इट। प्रोटीन्स आर मोस्ट लाइकली एनकोडेड बाय व्हिच ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इंडिकेटेड बाय एक्स वाई जेड इन द फिगर? मतलब यहाँ पे जो एक्स वाई जेड 3 अलग अलग पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में कौन सा पॉपुलेशन है जो कि प्रोटीन को ज्यादा एनकोड करेगा, राइट? अब देखो एक कॉमन सेंस अप्लाई करो, कॉमन सेंस अप्लाई करो। जब हम लोग प्रोटीन का सीक्वेंस देखते हैं, किसी भी प्रोटीन का सीक्वेंस देखते हैं, वहां पे क्या हम लोगों को बहुत रिपीटेशन नजर आता है? आपको लगता है कि प्रोटीन में बहुत रिपीटेड अमीनो एसिड है? रिपीटेड मतलब एलानिन 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 ग्लूटामिक एलानिन ग्लूटामिक एसिड एलानिन ग्लूटामिक एसिड एलानिन ग्लूटामिक एसिड, ऐसे आप देखे हो किसी प्रोटीन का सीक्वेंस? आप देखे हो? तो ये जो रिपीटेशन वाला कंसेप्ट है, प्रोटीन का केस में रिपीटेशन होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। अंडरस्टूड? देखो, सो यहां पे आपका 3 पॉपुलेशन है, एक्स वाई एंड जेड,
राइट। सो ये है आपका पूरा रिपीट, ये है आपका नॉन रिपीट, ये आपका नॉन रिपीट, ये है मॉडरेट, ये है मॉडरेट। अब क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा पॉपुलेशन है जो कि प्रोटीन को एनकोड करेगा। सो द बेस्ट कैंडिडेट होगा ऑफ कोर्स वाई, क्योंकि इसमें रिपीटेशन है ही नहीं, इसमें रिपीटेशन है ही नहीं, दिस इज द बेस्ट कैंडिडेट। चलो एक बार देख लेते हैं कि वाई में कुछ ऑप्शन दिया है कि नहीं। एक्स ओनली, वाई ओनली, एक्स एंड वाई एंड वाई एंड जेड। देखो अब मैं बता रहा हूं यहां पे क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई ओनली, आपको क्या लगता है कि सिर्फ वाई वाला जो पॉपुलेशन है दैट विल एनकोड प्रोटीन। यहां पे एक और भी एक पॉपुलेशन है जिसका नाम है जेड, व्हिच इज बेसिकली मॉडरेट इन नेचर। जब हम लोग मॉडरेट बोल रहे हैं मतलब उसका कुछ पार्ट प्रोटीन को भी एनकोड करेगा, राइट। ऐसे नहीं कि सारे एनकोड वाई से ही होगा, यू गॉट माय पॉइंट। ऐसे नहीं कि सारे एनकोड वाई से ही आएगा, कुछ पार्ट तो जेड से भी आएगा क्योंकि जेड है मॉडरेट, राइट। तो आपको आंसर लिखना है वाई प्लस जेड। आपका आंसर होगा y प्लस जेड, नॉट ओनली y, सॉरी नॉट ओनली y, इट विल बी y प्लस जेड। वाई बिकॉज जेड इज मॉडरेट, मतलब इसमें कुछ पार्ट रिपीटेशन है, कुछ पार्ट नॉन रिपीट भी है। तो जो नॉन रिपीट वाला है जेड का वो तो प्रोटीन को एनकोड करेगा, राइट। सो आंसर विल बी डी, वाई एंड जेड। आंसर विल बी डी, वाई एंड जेड। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। नेटिव डीएनए इज विस्कस एट, ये तो मेमोरी बेस्ड वाला क्वेश्चन है, सॉरी। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है, आई एम सॉरी, ये सब आपको याद रखना है। देखो नेटिव जो डीएनए इसका विस्कोसिटी आएगा pH 7 एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसको आप याद रखो। देखो कुछ क्वेश्चन आएगा जो कि मेमोरी बेस्ड है एंड कुछ क्वेश्चन आएगा जहां पे फुल कॉन्सेप्चुअल है। एंड मैंने आपको पहले दिन से बोल रहा था जहां पे कॉन्सेप्ट है वहां पे मैं हूं, जहां पे मेमोरी है वहां पे आप हो, ठीक है, क्योंकि आई कैनॉट इंक्रीज योर मेमोरी पावर, आई एम सॉरी। मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही करना है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। बट अगर मेमोरी, आई एम सॉरी, मेमोरी के लिए आप प्लीज प्रैक्टिस करो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके या pH 7 एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अनदर मेमोरी बेस्ड वाला क्वेश्चन। टेट्राप्लेक्स डीएनए इज मोस्ट स्टेबल एट, टेट्राप्लेक्स डीएनए कौन सा कंडीशन में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? हाई पीएच, लो पीएच, यस एसिडिक पीएच में, एसिडिक पीएच में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड कंडीशन है, प्लीज इसको याद रखो, ठीक है। लो टेम्परेचर, हाई आयनिक स्ट्रेंथ, नो। तो टेट्राप्लेक्स डीएनए जो है, जो जी क्वाड्रप्लेक्स मैंने आपको बताया था, जी टेट्राप्लेक्स, that will be stable at acidic pH. Okay, so please remember that will be stable at acidic pH. Next question number 5. Hershey and Chase differently radiolabeled fast proteins and nucleic acids to demonstrate that fast delivered only nucleic acids to start its intercellular proliferation. Which of the following radioisotopes were used by them? I'm sure you have seen this question many times. Right? This is the most common question you will come across in the previous year's question paper, isn't it? अब बताओ कि कौन सा दो रेडियोएक्टिव एटम लिए थे वो। प्रोटीन को अगर स्टडी करना है तो आपको 35S लेना है फॉर प्रोटीन, राइट। एंड फॉर न्यूक्लिक एसिड 32P, राइट। तो देखो कहाँ कहाँ है, 32P है, 15N, सॉरी 35S, यस दिस विल बी D, okay. Yeah, this will be D. Next, question number 6. Which of the following best describes the hyperchromicity of DNA? This is an excellent question, मैं बता रहा हूँ. This is an excellent question. Excellent. And this is totally concept based. Here there is no memory. Sorry, there is no memory. Full conceptual. अब देखो क्वेश्चन क्या है. And इस क्वेश्चन से आपका आई ओपन हो जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्यों मैं बोल रहा हूं. This is one of the reason. This question will actually tell you why I am telling you, you please practice questions. देखो, which of the following best describes the hyperchromicity of DNA? What do you mean by hyperchromicity? मतलब DNA absorbance ज्यादा होगा, right? UV light में इसका जो OD है that will be more, right? OD value will be more in UV light. Fine, चलो देखते हैं.
क्या लिखा है फर्स्ट ऑप्शन, द शिफ्ट इन यूवी अब्जॉर्बेंस टू द लॉन्गर वेवलेंथ अपॉन डिनेचुरेशन। यहां पे 3 वर्ड है, द शिफ्ट इन यूवी अब्जॉर्बेंस टू द लॉन्गर वेवलेंथ एंड अपॉन डिनेचुरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोग ओडी इंक्रीज का बात कर रहे हैं, जब ओडी इंक्रीज का बात कर रहे हैं, दिस विल बी डिनेचुरेशन, राइट। दिस विल बी डिनेचुरेशन, मतलब सिंगल स्टैंड होगा तभी ओडी इसका इंक्रीज होगा, राइट। ओडी इंक्रीज होगा जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में आएगा, राइट। ओके, बट देखो क्या लिखा है, टू द लॉन्गर वेवलेंथ। वेवलेंथ तो 260 रहेगा, वेवलेंथ थोड़ी चेंज होगा, ओडी चेंज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डू यू थिंक वेवलेंथ विल बी मोर लाइक 260 से 280, 290, 300 होगा? सॉरी, तो wavelength will remain same. There will be no change in the wavelength. 260 will neither be changed to 280. 260 will not be changed to 240 also. 260 will remain at 260 only. The absorbance will change, not the wavelength, right? So यहाँ पे लिखा है to the longer wavelength. Sorry, wavelength change नहीं होगा, आपका absorbance change होगा, absorption change होगा, right? Shift in UV absorbance to shorter wavelength अपॉन हाइड्रोलिसिस। शॉर्टर वेवलेंथ, अगेन देखो वेवलेंथ तो चेंज होगा ही नहीं, 260 रहेगा, वेवलेंथ विल नॉट बी चेंज्ड। द इंक्रीज इन एब्जॉर्बेंस एट 260 अपॉन एनिलिंग। एनिलिंग मतलब क्या? रिनेचुरेशन, राइट। रिनेचुरेशन मतलब डबल स्टैंड। यहां पे क्या बताया? हाइपरक्रोमेसिटी। हाइपर मतलब ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा? सिंगल स्टैंड में। तो यहां पे क्या बताया? इंक्रीज इन एब्जॉर्बेंस एट 260, ऑफ कोर्स एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा। इन एनिलिंग, एनिलिंग मतलब रिनेचुरेशन। रिनेचुरेशन मतलब डबल स्टैंड फॉर्म होगा, राइट। रिनेचुरेशन मतलब क्या? डबल स्टैंड फॉर्म होगा। डबल स्टैंड फॉर्म होगा तो ओडी वैल्यू तो कम हो जाएगा। यहां पे लिखा है कि हाइपरक्रोमेसिटी, दिस इज अगेन रॉन्ग। The increase in absorbance at 260 upon denaturation, देखो 260 सेम रहेगा, इंक्रीज इन absorbance, denaturation मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, राइट। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब OD will be more, absolutely true, option D will be correct. Now you understood कैसे वो लोग वर्ड को प्ले किया। This entire question is literally played with different options. Excellent example मैं बता रहा हूं, how to twist a question. This is an excellent example and you will be easily confused. मैं बता रहा हूं, you will be easily confused. बहुत स्टूडेंट तो यहां पे क्लिक कर देंगे लॉन्गर वेवलेंथ, जहां पे वेवलेंथ तो चेंज हो ही नहीं रहा है, neither it is changed nor it, neither the longer wavelength nor the shorter wavelength. Wavelength will remain 260 only, right? Yeah, answer will be D जो मैंने बताया। Next question number 7. Ethidium bromide, ETBr, is a DNA intercalating agent which flourishes upon DNA binding. Of course, ETBr absorbs in, ETBr जो DNA के साथ बाइंड करता है, एंड हम लोग DNA को देखते हैं ओनली बिकॉज ऑफ ETBr ओनली, राइट, क्योंकि इंटरकलेक्ट कर जाता है DNA के अंदर, राइट। तो कहाँ पे दिखता है? नियर इंफ्रारेड रीजन, यूवी रेंज, यस, विजिबल रेंज, नो, फार इंफ्रारेड, नो, UV range. Okay, please remember UV range. Yeah, this will be UV range only. Next question number 8. Spectrophotometric measurement of double stranded DNA revealed that at 20 nanometer the concentration of DNA was 25 microgram per ml with OD 0.5 and path length was 10 millimeter. If the path length is now changed to 20 millimeter, what will be the absorbance or the OD? बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट। आपको पता है A इक्वल्स टू ECL, राइट, A इक्वल्स टू ECL। यहां पे अब क्या किया? L को डबल किया, मतलब यहां पे L को ट्वाइस L किया, राइट, L टू ट्वाइस L, तो A क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। अंडरस्टूड? अगर मैंने L को सिर्फ चेंज किया, L को ट्वाइस L में चेंज किया, तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा।
मतलब ओडी जो कि था 0.5, यहाँ पे 10 टू आप 20 किए हो, राइट। देखो पाथ लेंथ 10 मिलीमीटर था, इसको कर दिया 20 मिलीमीटर, राइट। सो ओडी जो 0.5 था, दिस विल ऑल्सो बिकम 2 टाइम्स, मतलब दिस विल बी 1, ओडी विल बी 1, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सो ओडी विल बी 1, अंडरस्टूड, बहुत आसान है राइट। या सो आंसर विल बी 1। Next, question number 9. Which of the following nucleotides has the lowest 260/280 ratio? किसका सबसे कम है? मैंने जो इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड के बताया था, एक लिस्ट बताया था 260/280 का, सबसे कम किसका है? सबसे कम है गुआनिन का। सबसे ज्यादा किसका है? एडेनिन का, राइट। सबसे ज्यादा है एडेनिन का, सबसे कम है गुआनिन का। तो प्लीज याद रखो, गुआनिन विल बी आवर आंसर, यस गुआनिन विल बी आवर आंसर। एंड द रेशियो एडेनिन का होगा 4.5, गुआनिन का होगा 1.15. It is of course a memory based questions, but you have to memorize it. Okay. Next, identify the experimental conditions that does not favor DNA denaturation. This is also an excellent question. Identify the experimental condition that does not favor DNA denaturation. मतलब कौन सा कंडीशन है जो कि डीएनए को डिनेचर नहीं करेगा, जो कि डीएनए को डिनेचर नहीं करेगा, राइट। चलो देखते हैं। इंक्रीज टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर गए, डेफिनेटली डीएनए विल बी डिनेचर्ड, so this is not the correct answer. Increased ionic concentration of the solution, increased ionic concentration of the solution, अगर ionic concentration को आप increase कर दोगे तो DNA क्या हो जाएगा? DNA will become more stable, it will not be denatured. This is true. यहाँ पे क्या लिखा है? Experimental condition that does not favor denaturation. तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, सॉल्ट कंसेंट्रेशन को आप इंक्रीज कर रहे हो, डीएनए स्टेबल हो रहा है। डीएनए स्टेबल हो रहा है मतलब क्या? क्या डिनेचर हो रहा है? डिनेचर से थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ता है, डिनेचरेशन से स्टेबिलिटी कम हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि डज नॉट फेवर डिनेचरेशन, सो दिस इज करेक्ट। आप सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा कर रहे हो मतलब डीएनए विल बी मोर स्टेबल, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिनेचरेशन, राइट। एडिशन ऑफ फॉर्मामाइड और यूरिया, ये तो डिनेचरेटिंग एजेंट ही है, तो डेफिनेटली ये तो डिनेचर कर देगा। alkaline pH conditions, of course alkaline, high alkaline conditions will denature the DNA. तो यहाँ पे लिखा है which of the following conditions will not favor the DNA denaturation. Not favor मतलब ऑप्शन बी, क्योंकि आप आयनिक कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे उतना ही डीएनए स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, so there is no question of denaturation, right? So this will be the correct answer. Yeah, this will be the correct answer. तो आप बताओ, डीएनए केमिस्ट्री टू बी मोर प्रिसाइज डीएनए काइनेटिक्स, इसका कंसेप्ट समझ में आया? डीएनए रीनेचुरेशन काइनेटिक्स से काफी सारा क्वेश्चन आता है, राइट। सो आई एम श्योर यू हैव मास्टर्ड द कंसेप्ट, so please keep practicing more similar questions, right? Thank you so much. Thank you once again for your attention. Thank you.